हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू से समझने का कोशिश करेंगे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में छोटे छोटे प्रोग्राम्स के बेसिस पे। अभी पहले से मैंने टाइप करके रखा हुआ है, उस प्रोग्राम को ओपन करने जा रहे हैं। ये सबसे छोटा प्रोग्राम है, स्टार्टिंग प्रोग्राम है, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इसको बोला जाता है। इसमें कुछ मैसेज 3 लाइन का हमने लिखा हुआ है। हेलो एंड वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग, करंट रनिंग वर्सन इज जावा वर्सन 1.9। क्लास का नाम हेलो। जिस नाम से हम क्लास बनाते हैं उसके अंदर मेन मेथड होगा, वही मेन क्लास होता है और उसी नाम से उसको सेव किया जाता है। जैसे हेलो नाम से क्लास बनाए हैं तो हेलो डॉट जावा नाम से सेव होगा। अब इसको कंपाइल करते हैं। पहले कंपाइल करने के लिए उसी फोल्डर को कमांड प्रॉम्प्ट से ओपन करेंगे। ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है। डी ड्राइव में जावा डायरेक्टरी के अंदर हम चले गए, वहाँ से हम उसको कंपाइल करने जा रहे हैं। जावा सी स्पेस हेलो डॉट जावा। अब जब हम कंपाइल करते हैं तो ऑब्जेक्ट कोड, बाइट कोड, इसको आप बाइट कोड कहते हैं, वो जनरेट हो जाता है जिसका नाम है हेलो डॉट क्लास। अब उसको रन कराने के लिए आप जावा स्पेस हेलो, तो ये प्रोग्राम रन कर गया। ये आउटपुट आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अब जो भी स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स होता है मेन फंक्शन के अंदर, वो यूज होता है कमांड लाइन आर्गुमेंट्स के लिए। जब भी कोई प्रोग्राम रन करते समय यूज़र इनपुट ले, उसको स्टोर करने के लिए हमारा यही आर्ग्स वेरिएबल काम आता है, जो आगे हम लोग देखेंगे अगले प्रोग्राम्स में। ये स्ट्रिंग का एरे भी बोलते हैं इसको आप। स्ट्रिंग का एरे है और आर्गुमेंट का काउंटिंग स्टार्ट होता है 0 से। आर्ग्स का 0 पहला आर्गुमेंट, आर्ग्स का 1 दूसरा आर्गुमेंट, आर्ग्स का 3 तीसरा आर्गुमेंट। अब इसको हम मान लीजिए कि किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं। कोई नंबर हम देंगे रन कराते समय, अभी उसको हमने स्टोर करना चाहा है n में, इंटीजर टाइप n में, और उसका टेबल पढ़ना चाह रहे हैं। यानी एक सिंपल फॉर लूप लगा करके 1 से लेके 10 टाइम्स तक मल्टीप्लाई करेंगे उस n में और उसको प्रिंट करते हैं सिर्फ एक लाइन में स्पेस से साथ, स्पेस दे करके। यहाँ पे प्लस का उपयोग स्पेस देने के लिए किया गया है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जो है हमारा फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शन, जो कि स्टार्टिंग में ही यूज करना पड़ता है। ये कंपाइल हो गया आपका जावा सी से टेबल डॉट जावा। रन करने के लिए जावा टेबल केवल, और एक नंबर देंगे, कोई भी नंबर दे सकते हैं, और उस 8 हमने दिया तो 8 का टेबल पढ़ दिया। जो नंबर देंगे उसका टेबल पढ़ेगा। यहाँ पे आर्ग्स 1, ये आर्ग्स 0 है आपका जो नंबर वो पास किए हैं वो। C++ में इसी को आर्ग्स 1 के नाम से आप जानते थे। यहाँ पे 0 से होता है, वहाँ पे 1 से होता था। देखिए यहाँ पे 24 डाला गया तो 24 का टेबल पढ़ेगा। अब हम चाहते हैं कि ये अलग अलग लाइन में पढ़े, जैसे एक ही लाइन में ना पढ़ के अलग अलग लाइन में पढ़े, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा चेंज करना है। स्पेस को हटा देना है और प्रिंट के बदले प्रिंट ln आप यूज कर सकते हैं, जैसा कि अभी आपको दिखाया जा रहा है। देखिए कंपाइल हो गया टेबल डॉट जावा फिर से, चूँकि जब भी कोई चेंज करते हैं तो फिर से कंपाइल करना पड़ता है। देखिए 8 का टेबल हमने पढ़ा इस बार, तो 8 16 से लेकर के 80 तक गया, लेकिन लाइन चेंज हो गया। प्रिंट ln और प्रिंट में यही डिफरेंस है। प्रिंट ln प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज करता है, प्रिंट वहीं पे लिखता जाता है। अब एक और प्रोग्राम, तीसरा प्रोग्राम ओपन करते हैं।
जो कि दो नंबरों को जोड़ने का प्रोग्राम है। जैसे कमांड लाइन आर्गूमेंट से दो नंबर हम लेंगे और दोनों को जोड़ करके उसको प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले तो दो वेरिएबल्स चाहिए, आई जे, और रिजल्ट के लिए नम, वो हम डिक्लेरेशन में मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर दिए। अब कमांड लाइन से चूँकि नंबर लेना है तो आर्क्स 0 पहला नंबर होगा, आर्क्स 1 दूसरा नंबर होगा। वो रो टाइप कैसा होगा, स्ट्रिंग टाइप होगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको इंटीजर में। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फंक्शन है पार्स इंट, जो इंटीजर क्लास का फंक्शन होता है। इंटीजर एक रैपर क्लास है, उसके अंतर्गत फंक्शन है पार्स इंट। तो पार्स इंट फंक्शन क्या करेगा, उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा कॉरस्पॉन्डिंग नंबर में, यानी न्यूमेरिक मान में। हम कीबोर्ड से जो भी नंबर देंगे, जैसे 2 दिए 3 दिए, तो वो कैरेक्टर होता है, उसको वो नंबर में कन्वर्ट करेगा और करने के बाद दोनों को जोड़ करके आपको रिजल्ट दिखाएगा। तो एक सेंटेंस में हमने उसको लिखने का कोशिश किया है प्लस ऑपरेटर, कंकैटिनेशन ऑपरेटर के साथ। यानी अब देंगे अगर आप मान लीजिए 2 और 3, तो बोलेगा कि 2 + 3, यानी कि जो वैल्यू होगा वो सम ऑफ 2 and 3 इज 5, इस तरह से देगा। आप इसको पहले कंपाइल करिए। जावा सी स्पेस, इस प्रोग्राम का नाम है add.java, और रन कराने के लिए जावा स्पेस ऐड स्पेस 2 नंबर स्पेस एक और नंबर 56 और 89 मैंने दिया, तो उसका आंसर आया 145, यानी सम ऑफ 56 and 89 इज़ 145। कोई दूसरा नंबर भी डाल सकते हैं। देखिए सम ऑफ 2 and 3 इज़ 5। यानी इस प्रोग्राम को आप कहते हैं कमांड लाइन आर्गूमेंट के थ्रू आप कोई चीज़ पास कर रहे हैं और उस पर आपका प्रोग्राम काम कर रहा है। तो एक तरह से ये कमांड बन गया आपका ऐड, दो नंबरों को जोड़ने के लिए। अब मान लीजिए आपको यूज़र इनपुट जो है कीबोर्ड से लेना है रन करने के बाद, प्रोग्राम रन करने के बाद। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक क्लास इंपोर्ट करना होगा जो जावा रन टाइम लाइब्रेरी से नहीं आएगा बिना इंपोर्ट किए हुए। यानी स्कैनर क्लास है जो यूटिल पैकेज में है, इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा और फिर उसी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्कैनर क्लास का अपने मेन फंक्शन में। स्कैनर का कोई ऑब्जेक्ट कोई भी नाम दे दीजिए इक्वल टू न्यू स्कैनर, उसके अंदर आर्गूमेंट होगा system.in। system.in रिप्रेजेंट करता है कीबोर्ड को, क्योंकि कीबोर्ड ही हमारा स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस होता है। सिस्टम ऑलरेडी एक क्लास है, इन उसके अंदर का ऑब्जेक्ट है। अब इस OB के माध्यम से हम I और J में स्टोर करेंगे वैल्यू को यूज़र इनपुट के थ्रू। अब उसके लिए फंक्शन है आपका नेक्स्ट इंट, चूँकि डाटा टाइप इंटीजर है तो नेक्स्ट इंट एक लाइब्रेरी फंक्शन है। स्कैनर क्लास के थ्रू उसको एक्सेस करते हैं, यानी OB के थ्रू एक्सेस करेंगे नेक्स्ट इंट, और फिर J में भी OB के थ्रू नेक्स्ट इंट। दो नंबर कीबोर्ड से ले रहे हैं, पहला नंबर I में स्टोर होगा, दूसरा नंबर J में स्टोर होगा, और सम बराबर रिजल्ट उसी तरह से दिखाई देगा जैसे कि पहले दिख रहा था। केवल थोड़ा सा डिफरेंस है, ये प्रोग्राम रन करने के बाद इनपुट ले रहा है और पिछला प्रोग्राम रन करते समय ही इनपुट ले रहा था। अब इसको सेव करते हैं। add1.java नाम से सेव है ये, जावा सी add1.java कंपाइल होगा। कंपाइल होने के बाद जावा स्पेस add1 रन करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, दो नंबर डालना होगा कोई भी कीबोर्ड से। 34 हमने डाला, 67 डाला,
रिजल्ट आ गया आपका दोनों को जोड़ करके। अब मैसेज भी प्रिंट करना चाहेंगे कि कोई यूज़र इनपुट के लिए मैसेज हो, तो उसको लिख दीजिए उसके पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर एनी फर्स्ट नंबर, देन उसके बाद इंटर सेकेंड नंबर, वो भी लिख देते हैं दोनों। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर सेकेंड नंबर, अब दोनों नंबर यूज़र इनपुट का मैसेज भी मिल जाएगा। पहला नंबर आई में स्टोर होगा, दूसरा नंबर जे में स्टोर होगा। और नेक्स्ट इंट फंक्शन आपको हमेशा याद रखना होगा। उसी तरह से फ्लोट अगर होता तो नेक्स्ट फ्लोट, डबल होता तो नेक्स्ट डबल, लॉन्ग होता तो नेक्स्ट लॉन्ग। हर एक डेटा टाइप के लिए ये फंक्शंस ऑलरेडी डिफाइंड हैं। देखिए ये दो नंबर, पहला नंबर बोला हमने, कोई नंबर एंट्री किया, इंटर प्रेस किया, दूसरा नंबर बोला, दोनों का रिजल्ट दिया। सेम प्रोग्राम है, लेकिन आउटपुट इनपुट लेने का तरीका केवल अलग अलग है। पहले में कमांड लाइन आर्गूमेंट के थ्रू था, दूसरे में यूज़र इनपुट के थ्रू था। इसी टाइप के कॉन्सेप्ट्स को इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है जनरली कि डिफरेंस को दिखाइए, कमांड लाइन में क्या डिफरेंस है और नॉर्मल इनपुट में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट इंट फंक्शन हमेशा कीबोर्ड से इनपुट ले करके इंटीजर में कन्वर्ट करके स्टोर करता है, रिटर्न करता है। यानी आई में हमको स्टोर करना था, हमने उसको स्टोर किया। यहाँ पे दूसरा नंबर को हमको जे में स्टोर करना था, हमने जे में स्टोर किया। सम में दोनों को जोड़ दिया आई प्लस जे को, और रिजल्ट प्रिंट करने के लिए सेंटेंस का यूज किया। सेंटेंस है हमारा, पहला सेंटेंस है सम ऑफ, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। उसके बाद एक वेरिएबल का मान है जिसको कि आई, और आई की दोनों साइड में प्लस का चिन्ह, उसको जोड़ने के लिए, और फिर यानी रिप्लेसमेंट के लिए, और एंड एक सेंटेंस है। अब एक अगला इसी तरह से प्रोग्राम है, उसको भी देख लेते हैं। इसमें हमने क्या किया है, एक क्लास बनाया है डेमो नाम का क्लास। डेमो नाम में वेरिएबल 3 लिया है, लेंथ, ब्रीथ और हाइट। लेंथ, ब्रीथ और हाइट ले लिया। इसके बाद लेंथ, ब्रीथ और हाइट में कोई वैल्यू हम नहीं डाले हैं, 0 भी नहीं डाले हैं, सिर्फ इनिशियलाइज कर दिए हैं, कोई वैल्यू नहीं डाला गया है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कोई भी चीज़, कोई भी वेरिएबल खुद इनिशियलाइज हो जाता है, चूँकि उसमें ऑलरेडी कंपाइलर एक कंस्ट्रक्टर का निर्माण करता है जिसमें कि सारे वेरिएबल्स इनिशियलाइज हो जाते हैं 0 से। यानी लेंथ 0, ब्रीथ 0 और हाइट 0 मिलेगा। उसी को हम दिखाना चाह रहे हैं इस प्रोग्राम में कि हमने कोई वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन 0 0 0 मिलेगा। जबकि C++ में या सी में गार्बेज वैल्यू मिलता इस जगह पे, अगर वो होता तो, क्योंकि मिलता था, आप देखे भी होंगे कि कोई भी वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करते थे तो गार्बेज मिलता था। तो हमने एक फंक्शन बनाया है शो, जिसमें कि तीनों को प्रिंट किया है, लेंथ को, ब्रीथ को और हाइट को। चूँकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये फंक्शनैलिटी है कि जब डेटा को प्रिंट करना होता है तो फंक्शन के थ्रू, या डेटा में कुछ इनपुट भी देना होता है तो फंक्शन के थ्रू करते हैं। अब एक इसी के बाद डेमो क्लास को बंद करने के बाद एक मेन क्लास जो है आपका टेस्ट नाम से है, जिसमें आपका मेन फंक्शन है, जिसमें डेमो का एक ऑब्जेक्ट बना है। देखते हैं रन करके, जावा सी टेस्ट डॉट जावा जावा टेस्ट, लेंथ बराबर 0, विड्थ बराबर 0, हाइट बराबर 0, तीनों में आपको मिला 0। अब अगर इनिशियलाइजेशन में कोई चेंज करना है तो हमें क्या करना होता है, कंस्ट्रक्टर बनाना होता है। कंस्ट्रक्टर क्या है, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है जावा का, कि जो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होगा तो कंस्ट्रक्टर में तो होगा। C++ में भी आपने ये पढ़ा है, कंस्ट्रक्टर में हमेशा सारे डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने का नियम है। आप नहीं बनाते हैं अगर जावा में, तो कंपाइलर आपके लिए इसका निर्माण कर देता है। जैसा कि अभी आपने पिछले प्रोग्राम में देखा कि आपने तो 0 नहीं दिया, लेकिन कंपाइलर उसके
बिहाफ में, आपके बिहाफ में वो काम कर दिया। यहाँ पे लेंथ बराबर हमने डाला, जो भी है ब्रीथ बराबर भी डाल दिया और हाइट बराबर भी डाल दिया। तीनों वैल्यू हमने डाल दिया। डालने के बाद कुछ न कुछ वैल्यू डाल दिया। डालने के बाद उसको फिर से इस प्रोग्राम को रन कराते हैं एक बार कंपाइल करके। नाम बदल देते हैं चूँकि पिछला प्रोग्राम ना मिटे। demo_1 नाम दिए हैं क्लास का, तो demo_1 अगर क्लास का नाम हुआ तो वही नाम होता है कंस्ट्रक्टर का, demo_1। ऑब्जेक्ट भी बनेगा वही demo_1 का। अब यहाँ पे टेस्ट क्लास का नाम हमको चेंज करना होगा, क्योंकि टेस्ट क्लास से अगर नहीं चेंज करेंगे तो वो प्रोग्राम आपका पिछला वाला डिलीट हो जाएगा। ये गलती से हमें सेव हो गया है। कंपाइल तो नहीं करेगा इसलिए कि टेस्ट को चेंज करना होगा। फिर से आते हैं अपने प्रोग्राम पे वापस और इसको सेव एज करते हैं एक नया नाम दे करके। जैसे टेस्ट है तो test_1 कर देते हैं। और चूँकि हम जानते हैं कि प्रोग्राम का नाम वही होना चाहिए जो पब्लिक क्लास का नाम होता है, तो test_1 हमारा इस मेन क्लास का नाम है जिसमें मेन फंक्शन है। इसलिए इसको सेव जब भी करेंगे तो test_1 से करेंगे, इसलिए पुनः इसको सेव एज कर देते हैं test_1.java से। अब फिर से इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइलर में चले जाते हैं। जावासी test_1.java कंपाइल करने के बाद रन कराने के लिए जावा स्पेस test_1 इंटर। लेंथ में और ब्रीथ में और हाइट में जो वैल्यू हमने कंस्ट्रक्टर में दिया है वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ले लेता है। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं वैसे पहले न्यू कीवर्ड से क्या होता है, मेमोरी बनता है, उस ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी बनता है और देन कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ये कॉन्सेप्ट है जावा का कंस्ट्रक्टर का कि सबसे पहले न्यू से मेमोरी एलोकेट होता है, फिर कंस्ट्रक्टर फंक्शन यानी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अब अगला इसी में हम क्या करेंगे कि कंस्ट्रक्टर एक से ज़्यादा बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे एक कंस्ट्रक्टर होता है वैसे 2 कंस्ट्रक्टर 3 कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग होता था वैसे ही इसमें कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग भी होता है। यानी एक से ज़्यादा टाइप से ऑब्जेक्ट बनाने का सुविधा। मेन फंक्शन में उसको आप अलग अलग टाइप से ऑब्जेक्ट बना सकें, इसलिए ओवरलोडिंग किया जाता है कंस्ट्रक्टर का। तो फंक्शन ओवरलोडिंग और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग दोनों 2 चीज़ें हैं। फंक्शन कॉल करना पड़ता है, कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है ऑब्जेक्ट बनते ही। इसलिए इसको सेव कर देते हैं। यहाँ हमने क्या किया, पहले से एक डेमो कंस्ट्रक्टर है बिना आर्गूमेंट का जिसमें हमने लेंथ और ब्रीथ और हाइट सब में कुछ वैल्यू डाला हुआ है। दूसरा कंस्ट्रक्टर है डेमो जिसमें 3 आर्गूमेंट है, आई, एल, बी और एच, इंटीजर टाइप का एल, बी, एच। एल को हमने लेंथ में ट्रांसफ़र किया, बी को ब्रीथ में, एच को हाइट में। अब मेन में हम क्या करेंगे, शो तो वही जो कहते हैं वो रहेगा, लेंथ बराबर व्हाटएवर जो लेंथ है वो प्रिंट करेगा, ब्रीथ में ब्रीथ प्रिंट करेगा, हाइट में हाइट प्रिंट करेगा। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका यहाँ पे 2 हो सकता है इसका, क्योंकि 2 कंस्ट्रक्टर है। पहला है विदाउट आर्गूमेंट जिसमें हमने शो को कॉल किया, दूसरा है D1 बनाया हमने, इसमें 3 नंबर पास किया है बनाने के समय और D1 के थ्रू शो को कॉल किया। अब इसको रन करा के देखेंगे। क्लास का नाम है, जो मेन क्लास का नाम होगा वो test3 है, तो test3 नाम से इसको सेव किया जाएगा। ये जो तीनों वैल्यू दिया हुआ है वो आपको D1 के थ्रू मिलेगा और D के थ्रू
वो वैल्यू मिलेगा जो कंस्ट्रक्टर में, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में दिया गया है। कंपाइल करते हैं जावा सी टेस्ट 3 डॉट जावा और जावा टेस्ट 3 इंटर। ये देखिए आपको मिला पहला वैल्यू 10 10 10 और दूसरा वैल्यू जो मिला आपको वो बाद वाला है 23 5 और 10। एक लाइन में भी उसको दे सकते थे, लेंथ इजकल टू ब्रीथ इजकल टू 10, इजकल टू हाइट इजकल टू 10, तीनों को एक लाइन में भी दे सकते थे। अलग अलग यहाँ पे दिए हुए हैं तो अलग अलग देंगे तो सेमी कॉलन हर जगह देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसमें कंस्ट्रक्टर का ओवरलोडिंग यानी किस तरह से एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर हम बना सकते हैं। कंस्ट्रक्टर ज़्यादातर हमेशा पब्लिक ही लिया जाता है क्योंकि क्लास के बाहर से उसको यूज किया जा सके, प्राइवेट नहीं लिया जाता है, लेकिन बना सकते हैं प्राइवेट भी प्रोटेक्टेड भी। अब इसमें कुछ चेंज करते हैं। मेन किस तरह से कॉलिंग हो रहा है वो समझना है, ऑब्जेक्ट कब बन रहा है और कब कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ऑब्जेक्ट बनते समय कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है ये समझना है। आर्गुमेंट अगर पास करेंगे तो आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब इसमें स्टैटिक वेरिएबल का यूज करके एक देख लेते हैं। स्टैटिक इंटीजर ले लेते हैं, एक्सटीआर इक्वल टू 0 मान लीजिए ले लिया। स्टैटिक वेरिएबल आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, सी में भी पढ़े थे, सी प्लस प्लस में भी पढ़े थे। स्टैटिक का मतलब कांस्टेंट आप समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में स्टैटिक का मतलब होता है कि सारे ऑब्जेक्ट के लिए एक ही मान, यानी जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे डेमो क्लास में उसमें सब में उसका एक कॉपी होगा, यानी उसके लिए अलग से मेमोरी एलोकेट नहीं होगा। उसको इस्तेमाल किया जाता है काउंट करने के लिए कि कितने इंस्टेंस बने, कितने ऑब्जेक्ट बनाए गए। जनरली वेबसाइट में आप देखे होंगे कि काउंटर का काम करता है कि कितने लोग इस वेबसाइट को अभी तक देखे, तो उसमें उस मेन वेबसाइट को कितने लोग देखे इससे पता चल जाता है। इसको हम लोग अपने प्रोग्राम में इस तरह से आउटपुट को देखते हैं। कंपाइल करते हैं इसको जावा सी टेस्ट 3 डॉट जावा, रन कराने के लिए जावा स्पेस टेस्ट 3 इंटर, सॉरी टेस्ट 3 जावा सी टेस्ट 3 जावा टेस्ट, अगेन गलती हो गया, जावा स्पेस टेस्ट 3 टेस्ट 3 नेम हमारे क्लास का टेस्ट 3 है। देखते हैं यहाँ पे कहाँ गलती हो रहा है। चेंज कर देते हैं, सुधार दिए गलती को। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना है हमारा एक डी और एक बना D1, 2 ऑब्जेक्ट बना है। 2 ऑब्जेक्ट बनने के बाद हम इसके आउटपुट को देखेंगे, यानी CTR के वैल्यू को हम देखेंगे। पहला ऑब्जेक्ट बनने समय CTR का वैल्यू होगा 1, दूसरा ऑब्जेक्ट बनने के बाद CTR का वैल्यू होगा 3, और जितना ज़्यादा हम ऑब्जेक्ट और बनाएंगे CTR का वैल्यू, फाइनल वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे 5 ऑब्जेक्ट्स बनाए, D से लेकर D1, D2, D3, D4, और D4 को हम शो करने जा रहे हैं। D को भी शो किए हुए हैं।
कंपाइल करते हैं। जावा सी test3 डॉट जावा रन कराते हैं। जावा स्पेस test3। देखिए यहाँ पे पहली बार मिला है CTR=1, दूसरी बार मिला है CTR=5। चूँकि 5 ऑब्जेक्ट्स बन चुके हैं तो CTR का मान हो गया 5। इस तरह से जब जब ऑब्जेक्ट बनेगा उसका मान उस पे 1 जुड़ता चला जाएगा। ये स्टैटिक होने पे ही पॉसिबल है, इंस्टेंस वेरिएबल में पॉसिबल नहीं है, या मेंबर वेरिएबल में भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए उसका अलग अलग मेमोरी होता है और इसमें एक ही मेमोरी होता है। कि फिर से एक बार चेंज करके कंपाइल करते हैं, फिर रन कराते हैं। देखिए पहली बार मिला है 1, दूसरी बार मिला है 5, यानी जितनी बार ऑब्जेक्ट बनेगा उतना मेमोरी एलोकेट होगा। अगर हम इसको मिटा दें, एक बार 2 बार बनाएं तो 2 मिलेगा। आप चेंज करके इसको खुद से देख सकते हैं। तरह तरह से आप इस प्रोग्राम को चेंज करके, कंपाइल करके, रन करा के बार बार उसको देख सकते हैं। खुद से जब करेंगे तभी कुछ समझ में आने वाला है, देखने से केवल नहीं होने वाला है। यहाँ पर D1 को भी हमने शो किया। सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, फिर से रन करा के देखिए। देखिए 1 के बाद सीधे सीधे मिला आपको CTR=2, यानी 1 और 2। पहला ऑब्जेक्ट बना तो 1, दूसरा ऑब्जेक्ट बना तो 2। तीसरा ऑब्जेक्ट बनने के बाद हमने प्रिंट नहीं किया है, चौथा के बाद भी नहीं किया है। तो वो हमारे ऊपर है कि हम कब प्रिंट करना चाहते हैं, कब नहीं चाहते। अभी इसमें D2.show प्रिंट कर सकते हैं, मिलेगा आपको 3। D3.show प्रिंट करेंगे तो मिलेगा आपको 4। चूँकि ऑब्जेक्ट सब अलग अलग है, D अलग है, D1 अलग है, D2 अलग है, लेकिन CTR वही कॉमन वैल्यू है। चूँकि वो स्टैटिक वेरिएबल है, स्टैटिक होने के कारण उसका मान सभी ऑब्जेक्ट के लिए सेम काम कर रहा है, यानी सेम ही वेरिएबल्स पे हर ऑब्जेक्ट के लिए मान बढ़ता चला जा रहा है। अगर यही इंस्टेंस वेरिएबल होता तो सब में 1 ही मिलता, जब आप ऑब्जेक्ट बनाते तो 1 मिलता। देखिए 1 2 3 4 5 मिलते गया है। इस तरह से आप देखें कि स्टैटिक वेरिएबल का यूज कॉमन ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स के लिए किया जाता है, जो सबके लिए, सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन हो, फिक्स्ड हो। अब आते हैं उसमें थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं ऊपर में java.util.scannerpack क्लास को। उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट पहले की तरह ही बनेगा। स्कैनर का कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम दे देंगे। हम स्कैनर का SC दे रहे हैं नाम, स्कैनर SC=new स्कैनर system.in। आर्गुमेंट होगा system.in। पहले भी बताए हैं कि कीबोर्ड ही आपका स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है, इसलिए आर्गुमेंट होगा system.in। अब SC के माध्यम से जो वैल्यू आपको रीड करना है, वो रीड कर सकते हैं। लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों को हम कीबोर्ड से इनपुट लेना चाहते हैं यूजर से। तो लेने के लिए आपको वेरिएबल integer.parseInt के थ्रू भी कर सकते हैं और स्कैनर ऑब्जेक्ट के थ्रू नेक्स्ट इंट के थ्रू भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है, जिस तरह से करें आप। पहले अभी हम आसान वाला कर रहे हैं, इंटीजर नेक्स्ट इंट करके, यानी इंटीजर हमारा जो भी होगा वो स्टोर हो जाएगा लेंथ, ब्रीथ और हाइट में। उसको कर दे रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं। तीनों वैल्यू इनपुट हो गया।
सेव करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं, फिर से रन करते हैं। अब 3 मान आपको देना है, कुछ भी दे दीजिए, 3 वैल्यू आप दे दीजिए। दे दिया हमने, पहला 2 4 5 CTR का मान है, प्रिंट किया गया है 1 2 4 5 लेंथ विड्थ और हाइट। कीबोर्ड से इनपुट मिला, कोई मैसेज अभी नहीं मिल रहा है। ये दूसरा ऑब्जेक्ट के लिए ये है। 3 5 6 पे CTR हो गया। इस तरह से जितनी बार हम ऑब्जेक्ट बनाए हैं उतनी बार वो अलग अलग वैल्यू लेगा। जैसे 6 7 चौथा 8 ऑब्जेक्ट दिया के लिए हमने, 5 ऑब्जेक्ट तो ये बनाया भी है। एक और ऑब्जेक्ट बनाया गया है, उतनी बार लिया वैल्यू। और ऑब्जेक्ट बना है एक और, उसके लिए लिया, अब जाके समाप्त हुआ। यानी टोटल पांचों ऑब्जेक्ट के लिए आपसे 5 बार ऑब्जेक्ट लिया, इनपुट जितनी बार आप लिया वैल्यू लिया, कीबोर्ड के जितनी बार थ्रू, आप ऑब्जेक्ट बनाए थे। क्योंकि आपने उसको इस्तेमाल किया है कहाँ, कंस्ट्रक्टर में। कंस्ट्रक्टर में जब आप कोई चीज़ एंट्री करेंगे तो जब जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब तब वो कॉल होगा। टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स के लिए आपसे आप खुद देख लीजिए। आप अगर एक बार ऑब्जेक्ट बनाते हैं, शो करते हैं एक बार D1 डॉट शो, तो एक बार होगा। हमने चूँकि 5 बार किया था, अब इसको एक बार करते हैं। डी एक बार बनाया गया है, दो बार बनाया गया है। इस बार आप रन कराइएगा तो 2 बार इनपुट लेगा। कराएंगे टेस्ट सिर्फ एक सेट कर दिया हमने। देखिए 2 सेट वैल्यू लेगा, यानी लेंथ ब्रीथ और हाइट एक सेट ले लिया, दूसरा सेट अब लेगा। मांग रहा है, ये दूसरा सेट है, और 2 वैल्यू लेकर के ख़त्म हो गया। एक पहला ऑब्जेक्ट है, दूसरा। आते हैं वापस प्रोग्राम पे। काम कर रहा है, ये देखिए D1 एक D है, एक D। इसको भी मिटा सकते हैं आप। एक सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाएंगे और एक बार प्रिंट करेंगे। अब सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी 3 वैल्यू इसे मिलेगा। बस एक सेट लेंथ विड्थ हाइट लिया और प्रिंट कर दिया। हो गया, CTR का मान 1 हो गया, लेंथ विड्थ हाइट।